नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां प्रयागराज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आत्महत्या के मामले को लेकर अयोध्या के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग के द्वारा एक शोक सभा का किया गया आयोजन। आगे बात होगी मैनपुरी की, जहां मिलावटखोरों ने पत्रकारों को बनाया बंधक। साथ ही चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां सीएम नीतीश कुमार के प्रोत्साहन के बाद हस्तकलाकारों का हौसला हो रहा है बुलंद। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रयागराज में चतुर्थ श्रेणी सुशील कुमार पांडे को प्रताड़ित कर आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर अयोध्या के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा एक शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्वांचल प्रभारी रामनिक गौतम, जिला अध्यक्ष अजय कुमार यादव अज्जू, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अभियंता के द्वारा सुशील कुमार पांडे को प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उनकी आत्महत्या कर ली गई, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं संगठन की ओर से मांग है कि हत्यारे अधिशासी अभियंता की गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक वो लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। हमारे प्रयागराज जनपद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुशील कुमार पांडे कार्यरत थे। उनके अधिशासी अभियंता श्री संजीव कुमार जी के द्वारा इतना उत्पीड़न किया गया उनका कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। और आत्महत्या के बाद कर्मचारी संघ के दबाव के कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन हम सरकार से यह मांग करते हैं कि उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और पीड़ित कर्मचारी को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है? रामनिक गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग अयोध्या। आज हमारे यहाँ एक प्रयागराज में एक कर्मचारी, जिसको वहाँ के एक्सीएन ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या की उसकी हुई, उसने आत्महत्या की उसकी मजबूरी हुई। और अशासी अभियंता के ऊपर जो है एफआईआर हुई, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हम संगठन की ओर से हम चाहते हैं जब तक हत्यारे अशासी अभियंता की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। और हमारी मांग है कि 25 लाख रुपए कम से कम एक्सीएन के ही वेतन से और एक्सीएन के तनख्वाह से और उनके खाते से निकाल के उस कर्मचारी की मदद की जाए। अगर इस हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष की जो दिशा निर्देश हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। और पूरे कर्मचारी संघ में, पूरे जनपद में जो है, पूरे प्रदेश में आक्रोश है, क्योंकि एक जितने एक्सीएन हैं, चाहे आप फैजाबाद का ले लीजिए या पूरे प्रदेश का ले लीजिए, वो कर्मचारियों से बेगार कराते हैं, अपने घरों पे घरेलू कार्य कराते हैं, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी उत्पीड़न होता है और वो तनाव में रहते हैं। वो अपनी बातें संगठन को नहीं कह पाते क्योंकि वो आवाज़ से निकल नहीं पाते हैं और उनकी मजबूरी है। हम प्रदेश से और पूरे देश में यही संदेशा चाहते हैं अपने पूरे प्रांत की। क्या मांग करना चाहिए? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि अशासी अभियंता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके ही वेतन से 25 लाख रुपए से आर्थिक मदद की जाए उसकी। और जितने पूरे प्रदेश में जो बेकार कराया जा रहा है कर्मचारियों से, उसको तत्काल बंद किया जाए और नहीं तो पूरे प्रदेश में इसी तरह से आंदोलन होते रहेंगे। अजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सिंचाई विभाग। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाकी थाना क्षेत्र के पाकी मेदिनी नगर मुख्य पथ पर गन्ने भरे पुलिया के समीप शुक्रवार की देर रात एक हुंडई कार अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे जा गिरी, जिसमें कार सवार मेदिनी नगर निवासी कृष्णकांत यादव, अमन कुमार, रंजन कुमार और सागर कुमार घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त हुंडई कार में चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी मुनेश्वर सिंह का बताया जा रहा है। हुंडई कार में लाल बत्ती लगी हुई थी। मौके पर मौजूद पीड़ितों ने परिजनों को बताया कि कार सवार सभी लोग दोहरदगा से मैच खेलकर वापस मेदिनीपुर आ रहे थे। इसी बीच तीखे मोड़ की वजह से कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिससे कार के पर खच्चे उड़ गए। हालांकि घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए मेदिनी नगर भेजा गया है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अभी सब इधर ही है ना।
मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के पुराना बाजार में मिलावटखोर मिलावटी घी की सप्लाई देने के लिए गाड़ी लोड कर रहे थे, जिसका पर्दाफाश करने के लिए क्षेत्र के पत्रकार कवरेज करने गए थे, जिससे नाराज होकर मिलावटखोरों ने अपने दबंग आदमियों के द्वारा पत्रकारों के संग बदसलूकी की और बंधक बना लिया। नाम है? जहीर अहमद है। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना आज बेवर में जो नकली घी बन रहा था, इंडिया न्यूज़ के कैमरामैन जहीर अहमद जो आज कवरेज करने गए थे और साथ में इंडिया न्यूज़ की टीम भी थी, और जहां नकली घी बन रहा था संचालित कर रहे थे पप्पू गुप्ता जी, और उनके और भी बेटे थे धर्मेंद्र और भी बेटे, जिन्होंने कवरेज के दौरान बंधक बना लिया है और हाथापाई भी कर दी है। साथ में किसी तरीके से हम लोगों ने बड़ी ही मिन्नत करके उनसे बाहर आए, और बाहर आने के बाद थाने पहुंचे, जिस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या नाम है? आज क्या घटना हुई आपके साथ? कुलदीप दीक्षित नाम है। और घटना ये हुई कि मतलब हम सुनने में आ रहा था कि यहाँ नकली घी बन रहा है, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गाड़ी एक नकली घी की जो है उतर रही थी, देसी घी की, और नाम उनका पप्पू है और एक का नाम धर्मेंद्र सुनने में ये आ रहा है। पुराना बाजार की घटना ये है, और हम लोगों के कैमरा छीन लिए गए, मोबाइल भी छीन लिया गया, और ये घटना हमारे साथ हुई है आज। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण से खबर है, सीएम नीतीश कुमार के प्रोत्साहन के बाद हस्तकलाकारों का हौसला बुलंद हो रहा है। यहां राज्य सरकार से प्रायोजित परिवर्तन योजना के तहत तुरकोलिया जयसिंहपुर गांधी आश्रम में हस्तकला केंद्र के द्वारा सैकड़ों कामगारों को प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार मिल रहा है। विद्या की देवी माता सरस्वती की प्रतिमा निर्माण में पुरुषों के साथ साथ महिला अपने छोटे छोटे बच्चे भी इस कला को दिखाने में जुटे हुए हैं। तो इसमें सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो मूर्तियों और मिट्टी के बर्तन बनाने के धंधे से जुड़े हुए हैं। इन कारीगरों के द्वारा बनाए जा रहे एक से एक बढ़कर सरस्वती मां की मूर्तियां काफी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। इतना ही नहीं, उन मिट्टी बर्तन के कारीगरों के द्वारा बनाए जा रहे सामानों को बाजार तक हस्तकला केंद्र के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिसे अच्छी डिमांड होने से इनकी कमाई भी अच्छी हो रही है। इन कारीगरों में सरस्वती मां की मूर्ति बनाने का हुनर ऐसा है कि जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। मेरे माता पिता सिखाते बनाते हैं तो मैं भी देखकर सीखता हूँ। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। क्या नाम है? कुणाल कुमार। कितना उम्र है तुम्हारा? 11 साल। हमारा नाम मनोज पंडित है, ग्राम मोटलिया रायटोली है। हम लोग मुख्यमंत्री द्वारा पूर्वी चंपारण हस्तकला केंद्र से जुड़े हुए हैं। ये मूर्ति का भी काम करते हैं और मिट्टी का भी बर्तन वर्तन सब बनाते हैं, और सारे चीज़ का मूर्ति बनाते हैं। सरस्वती पूजा को भी, विश्वकर्मा पूजा को भी, और दुर्गा पूजा को भी, और सीमेंट के भी मूर्ति बनाते हैं हम लोग। मजदूरी हम लोग का 300 रुपये मिलता है। पूर्वी चंपारण हस्तकला केंद्र नवप्रवर्तन योजना के तहत कोरोना में आए हुए 9 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया। पूर्वी चंपारण हस्तकला केंद्र में अभी तक लगभग 400 से ज़्यादा कारीगरों को मेंबर बनाया गया है, और उन्हें वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 90 दिवसीय ट्रेनिंग भी दी गई है, जिससे पूर्वी चंपारण हस्तकला केंद्र के सभी कारीगर अभी प्रशिक्षित होकर और कार्य भी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। समय अनुसार जिस प्रकार बसंत पंचमी वगैरह होती है, उस समय हमारे कारीगर बाहर भी जाके अपना स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे भी काम करते हैं। उसके सिवा हमारे सेंटर में भी काम होती है, जिसमें भिन्न भिन्न मूर्तियों से लेकर भिन्न भिन्न तरह की टेराकोटा की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। पूर्वी चंपारण हस्तकला केंद्र जयसिंहपुर जो भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी योजना में यह आगे उभर के निकला हुआ है, जिससे हमारे प्रवासी मजदूर को रोजगार मिला है। और वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इन सभी कारीगरों को एक आर्टिजन कार्ड दिया गया है, जिस आर्टिजन कार्ड से यह फ़ायदा है कि उन्हें बुढ़ारी में भी पेंशन उन्हें 3000 रुपये सरकार के द्वारा दी जाती है, और उन्हें सरकार के द्वारा अवार्ड भी दिया जाता है। जो अच्छे कारीगर होते हैं उन्हें मेडिकल की सुविधा
अलग अलग मार्केटों में बड़ी बड़ी मेला जो लगती है वहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए सरकार के द्वारा सभी सुविधाएं दी जाती है। उसमें जाने आने का भी खर्च हम सरकार ही बियर करती है। यह वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बियर किया जाता है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली में एमएलसी अवनीश सिंह के सौजन्य से रायबरेली क्लब में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि सचिव, जिलाधिकारी और कृषि विभाग के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव में जनपद रायबरेली और पड़ोस के जनपदों से किसान अपने मोटे अनाज लेकर आए। उनकी प्रदर्शनी सजाई गई। महोत्सव में मोटे अनाजों से बने व्यंजन भी तैयार किए गए, जिनका स्वाद भी महोत्सव में पहुंचे लोगों ने लिया। रायबरेली क्लब में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव में विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस मौके पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव में भाजपा नेता विजय रस्तोगी ने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। होता है ये भी बताया गया, कैसे बनाया जाता है ये भी बताया गया, और इसका पूरा यहाँ पे तमाम तरीके की डिशें बनाई गई। ये मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की आय दोगुनी तभी होगी जब उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, और इसीलिए उन्होंने मिलेट को जो है मोटे अनाज को प्रमोट करने का एक कार्यक्रम किया है। ये मोदी जी से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम को किया गया है, और यहाँ इसी को लेकर तमाम तरीके की यहाँ डिशें बन रही हैं जो सबके लिए उपलब्ध हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये सामान कहाँ उपलब्ध है, ये इसका भी काउंटर लगा हुआ है, और कैसे बनाया जाएगा टेक्निकल नो हाउ भी यहाँ दिया जा रहा है। कौन कौन आया था भैया आज चीफ गेस्ट में? चीफ गेस्ट में प्रमुख सचिव जी आए थे, हमारे एमएलसी आए थे, गजाज सिंह आए थे, सदर विधायक आए थे, सब वीआईपी कैटेगरी चेयरमैन जो है आपके लालगंज महाराजगंज आए, और तमाम कई विधायक लोग आए हैं। सभी सम्मानित जो है लोग आए हुए हैं यहाँ पे सम्मानित। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रैबी जिले के सारे सम्मानित नागरिक भी उपलब्ध हैं, और नागरिक भी आए हुए हैं और किसान भी आए हुए हैं। दोनों चीज़ें सबसे बड़ी बात, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है जहाँ यहाँ पे किसान से लेके और व्यापारी से लेके, फैक्ट्री मालिक से लेके, बुद्धिजीवी से लेके, कवि से लेके, और मतलब पॉलिटिकल ए टू जेड यहाँ समाज के सर्व लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये एक सबसे खास बात है। आज क्या संदेश दिया? जो बजाक रोटी या रोटी ये आपने खिलाया सबको, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश से ये जाता है कि कम से कम जो है एक मोटे अनाज को भी अपने खाने में अगर शामिल करेंगे तो सबसे बड़ी इस राष्ट्र को समर्पित। आप सही सवाल पूछ रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव मना रहे हैं। तो मेरे चुनाव क्षेत्र में 7 जिले हैं, और लखनऊ, अपने 7 जिलों में मिलेट के उत्पादों का इस तरह के समस्या घोष का आयोजन कर रहा हूँ। उसके क्रम में आज रायबरेली में इसका आयोजन था। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी कि मोटे अनाजों का वर्ष के रूप में इस वर्ष को तय किया है, जिससे जो हमारे 9 मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इन सब की उपयोगिता पूरे दुनिया को पता चले, और सांबा, कोदो पूरी दुनिया खाए, और उनके बारे में जो अच्छाइयाँ हैं उन लोगों को मिल जाए। मोटे अनाज का क्या देख रहे हैं? पहले लोग मोटे अनाज को अलग समझते थे, छोटा समझते थे, गेहूं को बड़ा महत्व दिया करते थे। देखिए, पहले मतलब आप कहाँ तक पहले जाना चाहते हैं? काफ़ी आज से मतलब 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। आप अगर पहले जाएंगे और पहले, मतलब मैं कहूँ कि 100-150 वर्ष पहले, तो दुनिया का 30% जीडीपी भारत के पास हुआ। वो धीरे धीरे घटा है क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को की चिंता नहीं करी। पिछले 8 वर्षों में मोदी जी के शासनकाल में हम लोगों ने भारत की संस्कृति को आधुनिकता के साथ जोड़ा है। तो उस जोड़ने के साथ साथ जहाँ जहाँ अनुसंधान हुआ वहाँ पाया गया कि जो हमारे मोटे अनाज थे हमारी ऋतुओं के हिसाब से पैदा होते थे। जाड़े में हम बाजरा खाते थे, बरसात और गर्मी में हम मक्का खाते थे। तो जब जो फसलें हमको जो आवश्यक होता था पोषक तत्व जाड़ों में, वो हमें बाजरे से मिलता था। तो इस तरह की चीज़ें जब हम पुनः खाना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे ये हम लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएं भी समाप्त होंगी, और किसान कम लागत में इनको पैदा कर सकता है। तो किसान की लागत जब कम हो जाएगी तो उसकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। स्कूलों में क्या मोटे अनाज को लेकर प्रचार करेंगे? सब जगह पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट।
विकासखंड बस्तर के कोसा डेढ़ा जलासराय सोलेमेटा में स्थित बालक छात्रावास परिसर में आरटीडीएस रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम की जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान जल मौसम विज्ञान के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जल मौसम विज्ञान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आंकड़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान को लेकर डेटा सेंसर में जानकारी के लिए लगाए गए उपकरणों की जानकारी भी लोगों को दी गई। हमारे जो उपकरण जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत जो भी उपकरण लगाए जा रहे हैं, उस उपकरण को हमको ये बताने के लिए लोगों में जागरूकता अभियान जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई आप क्यों लगा रहे हैं और इसके क्या लाभ हैं, यह बताने के लिए आज हम सालेमेटा के बालक छात्रावास में उपस्थित हुए थे। हमारे इस कार्यक्रम में इसलिए कि बच्चों के माध्यम से हम एक बच्चे को अगर कुछ बताते हैं तो जो है वो बहुत सारे बच्चों को और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स को वे शिक्षित करते हैं। इसलिए हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। ग्रामवासियों के साथ में बच्चे भी शामिल होते हैं। वे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं और साथ ही साथ जो मेधावी छात्र हैं, छात्र छात्राएं अपने अपने स्कूल के जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान हैं उनको हम प्रोत्साहन स्वरूप कुछ पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो आज उसी तारतम्य में हम सालेमेटा में ये कार्यक्रम किए और उन बच्चों को भी प्रोत्साहित किए और साथ ही साथ पूरी जो है हमारे सिस्टम की, हमारे आधुनिक उपकरण की रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम जिसका नाम है, उसकी जानकारी प्रदान की है। विज्ञान संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा आज इस कोसा डेढ़ा जलाशय के निकट बालक छात्रावास में स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं, ग्रामीणों और शिक्षकों को जल की उपयोगिता, जल को हम कैसे मापें और जल विज्ञान के माध्यम से आज आधुनिक रूप से जितनी ज़्यादा हम इसका जन जागरूकता फैलाने में उपयोग करेंगे, इन सारी बातों पर विस्तार से जल मौसम विज्ञान के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर समझाइश दी गई। आशा है कि इसका उपयोग गांव के लोग जितने भी श्रोता रहे हैं सभी बहुत अच्छी तरह से जल को संरक्षण करने में, उपयोग करने में, प्रदूषित न करने के लिए और साथ ही साथ मौसम से संबंधित सारी बातों की जानकारियों से लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट। सुमेरपुर के व्यापार मंडल ने सर्दी और कोरोना के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत बाग के कंपोजिट विद्यालय में छात्र छात्राओं को गर्म वस्त्र और मास्क का वितरण किया। कस्बे के व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता दीपू ने बाग के कंपोजिट विद्यालय के छात्र छात्राओं को सर्दी से बचाने के लिए यह अनोखी पहल की। इस मौके पर व्यापार मंडल के अनिल परनामी, रामजी मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित रहे। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। मैनपुरी शहर के स्टेशन रोड स्थित पाम होटल पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशानुसार इन्वेस्टर समिट मीटिंग 2023 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि जल्द से जल्द जनपद में म्यूजियम और ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाए। 30 लाख रुपए दिखाई गए। अब हमने 300 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 38 लाख रुपए हमारे खाते में आ रहे हैं। हुआ क्या? हमारे यहाँ एक्सपोर्टर नहीं थे। नोएडा में जहाँ धान की खेती नहीं होती, गेहूं की खेती नहीं होती, वहां पर हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। वो हमारे यहाँ से खरीद के ले जाकर के एक्सपोर्ट के नाम पर वो बेचते हैं, सारा लाभ वो प्राप्त करते हैं। मैंने प्रयास किया कि यहाँ से सीधे एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाएं और हम अपने एफसीओ के माध्यम से या एक्सपोर्ट लाइसेंसी है उनके माध्यम से हम इस एक्सपोर्ट को कराएं। जैसे हम बाहर की दुनिया से सीधे जुड़ेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अपने आप पर। जनपद मैनपुरी पूरी तरीके से कृषि आधारित जिला रहा है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पर राइस मिल, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बहुत अच्छे स्कोप हैं। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले के बटपुर बीआरसी के मैदान में किया गया 3 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और खंड विकास अधिकारी बटपुर सुरेश कुमार रहे। सांसद खेल महाकुंभ में आदर्श पब्लिक स्कूल बटपुर और बीआरसी बटपुर प्राथमिक विद्यालय बटपुर, 11 पीपरी माध्यमिक विद्यालय समेत कई विद्यालयों ने इसमें भाग लिया। सांसद जगदम्बिका पाल ने मशाल जलाकर खेल को शुरू किया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य सबलू साहानी और मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे के द्वारा व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकमल जायसवाल और सुनील जायसवाल, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव वहां पर मौजूद रहे और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कितने ब्लॉकों में हो रहा है, कहाँ कहाँ होगा? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं जो खेल में जिनको अवसर न मिलने से वंचित रह जाते हैं, जिनमें असीम संभावनाएं हैं, उनके लिए सांसदों से पहल करने को कहा कि सांसद खेल महाकुंभ अपने अपने लोकसभा में आयोजित करिए। पिछले वर्ष हमने जनपद स्तर पर आयोजित किया था, इस बार उन्हीं की प्रेरणा से हम सभी सांसद सहयोगी ब्लॉक स्तर से कर रहे हैं और इस ब्लॉक स्तर पर जनपद के 14 ब्लॉक पे आज से 21 तारीख से शुरू हो रहा है, 23 तारीख होगा। इसमें जो लोग जीतेंगे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको फिर 24 तारीख से 30 तारीख तक जिला स्तरीय स्टेडियम में होगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनको भविष्य में जो और अच्छी प्रतिभाएं होंगी उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साई के दिल्ली में स्टेडियम में उनको आगे कोच और उनको और सुविधा मिलती है। क्या प्राथमिक विद्यालय के बच्चे खेल सकते हैं, क्या और विद्यालय के बच्चे? अभी जूनियर के हैं, अभी इंटरमीडिएट के हैं, इस तरीके से ज़्यादा भागीदारी करें। धन्यवाद। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ अस्पताल परिसर के निकट बिना लाइसेंस के मानक के विपरीत चलाए जा रहे मेडिकल स्टोर पर आयुक्त के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने छापा डाला और संदिग्ध दवाओं को इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा रहा और काफी संख्या में दुकानदार मेडिकल स्टोर बंद कर फरार हो गए। अस्पताल के पास मानक के विपरीत चलाए गए जा रहे मेडिकल स्टोर पर असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग जीजी श्रीवास्तव और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता कुरील ने छापा डाला। छापे के दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा रहा और अन्य मेडिकल स्टोर संचालक दुकानें बंद कर फरार हो गए। एक बीएन फार्मेसी कांतागंज बाजार भी विदाउट लाइसेंस की दुकान चल रही थी, उस पर कार्रवाई हुई। इससे पहले कोतवाली देहातों में जो आप टीन शेड की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे भी 2 दुकानों पे कार्रवाई हुई। जैसे जैसे शिकायत प्राप्त होती है लगातार कार्रवाई होती रहती है। जो भी शिकायत आती है या हमें पता चलता है उस पर कार्रवाई होती है। जो भी नमूने लिए जाते हैं उनकी जाँच आज्ञा प्राप्त होने के बाद माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार, जिसमें काफ़ी सारे केस पे परिवाद दाखिल हो चुका है। मैडम कितनी दवाएं जब्त की गई होंगी आपकी तरफ से? ये आज जो सीजर किया गया है उसमें 96,000 की दवा जब्त की गई है, 96,000। अच्छा, आपके हिसाब से मैम कितने लाइसेंस होल्डर होंगे मेडिकल स्टोर लंबुआ में? अब ये तो कार्यालय के अभिलोकों से पता चलेगा ना। मैं इस समय इतनी सारी तहसीलें हैं। ठीक, धन्यवाद। जैसे आप लोग आते हैं जब यहाँ निरीक्षण के लिए तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। सारी दुकानें बंद हो जाती है। ये तो दुकानों वो डर है, डर के भाग जाते। लेकिन मेरा आपके मीडिया के माध्यम से उन लोगों को संदेश है कि कृपया दुकानें मत बंद करिए, वो संदिग्ध की श्रेणी में चला जाता है। भी कोई अधिकारी अगर आएगा जांच करता है तो वो आपको 4 चीज़ें सही बता कर जाता है कि आप ये सही करिए, ये और आप लाइसेंस होल्डर हैं तो क्यों दुकान बंद करके भागते हो। मैडम, जो आज की जांच की गई वो किसी शिकायत के तहत हुई है? शिकायत के तहत हुई है, 2 बार शिकायत आ चुकी। ठीक है, धन्यवाद। बोले हाँ। देखिए, ये शासन की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश के हर जिलों में जो ऐसे दवा व्यवसायी हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। लम्हुआ सुल्तानपुर जनपद के लम्हुआ में भी जो कार्रवाई की गई है एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS के शिकायत से संबंधित है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जहां कार्रवाई की गई है उस व्यक्ति के पास औषध विक्रय बेचने का कोई ऑथेंटिक लाइसेंस नहीं था। ठीक, तो जब लाइसेंस से नहीं था तो इलीगल था। तो उसके बाद वहां जा कर के जिले के अम्बेडकर नगर जिले के ड्रग इंस्पेक्टर तथा सुल्तानपुर जिले के
ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मैं स्वयं मंडलीय अधिकारी अयोध्या में बैठता हूँ। एक टीम गठित करके पहले भी आई गई थी 12/1/23 में, तो दुर्भाग्य से उस समय ये प्रतिष्ठान बंद पाए गए थे। फिर हम अपने सोर्सेज से ये पता करते रहे कि ये दुकान कब खुलती है, कब बंद होती है। तो ये संज्ञान में आया कि ये दुकान आज खुली हुई है, तो उसी के तहत दोनों औषध निरीक्षक के साथ में संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। मौके पर दुकान का फर्म का मालिक श्याम सिंह ने औषध विक्रय से संबंधित कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया। ठीक, उससे जो कुछ भी पूछताछ की जा रही थी वो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा था। ठीक, तो इसके तहत मौके पर जो भी औषधियाँ पाई गई, औषध नियमावली के तहत कार्रवाई की गई तथा कुछ सस्पेक्टेड औषधियों के जांच हेतु नमूने संग्रहित किए गए। ठीक, जिनके रिपोर्ट के आने के बाद जो विधिक कार्रवाई होती है वो आगे की संस्तुति की जाएगी। बस ऐसी तमाम दुकानें लंबगढ़ क्षेत्र में चल रही हैं। तो देखिए, सुनिए, आप लोग मीडिया के हैं ना, ये चीज़ तो आप लोग हमको बताना चाहिए कि साहब फला गली में, फला जिले में, फला जगह ये दुकान चल रही है। अब बताइए, जब हम आप ही को बता रहे हैं तो आपका रोल तो नगण्य हो जाएगा। नहीं तो बिना आपके संज्ञान में चल फिर भाई ये कैसे कर सकते मेरे संज्ञान में? 50 किलोमीटर 12 किलोमीटर में सुल्तानपुर फुला है कि हर गली मोहल्ले में दुकान है। ठीक, बोलिए। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।